नहीं होने वाला है। शायद से ये 13th इलेक्शन है बांग्लादेश का और 12 फरवरी को रखा गया है। देखिए, ये जो चुनाव की घोषणा हुआ 12 फरवरी, आप जानते हैं कि उसी दिन इन लोगों ने एक ही दिन में ये जो कहते हैं कि जनमत संग्रह या रेफरेंडम की भी डेट लगाई। और ये जनमत संग्रह जो है जुलाई चार्टर की, आपके प्रोग्राम में पहले मैंने बात की। और जो जुलाई चार्टर है ये रेफरेंडम में यूनुस को ये रेफरेंडम अनलिमिटेड पावर दे देगा पाकिस्तान के हासिम मुंह नीचे से। और जब वो इलेक्शन के दिन ही देखेंगे आप कि यूनुस ने खुद को ये बांग्लादेश को क्या कहेगा, संविधान को कैंसिल करेगा, खुद को आयतुल्ला डिक्लेयर करेगा, खिलाफत राष्ट्र, और कहेगा कि जो इलेक्शन का रिजल्ट हुआ उसकी जरूरत है नहीं। और कल ही बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इन्होंने रॉयटर्स को कहा कि ये बहुत ही नाराज है यूनुस के ऊपर कि उनको जलील किया गया प्रेसिडेंट को। और यूनुस बिल्कुल वही चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, जुलाई चार्टर पास हो जाए 12 फरवरी, और यूनुस तख्ते पे परमानेंटली बैठ जाए। अभी ये जो चुनाव की घोषणा हुआ, आप देखते हैं कि इसमें सिर्फ इस्लामी जो पार्टी है यही पार्टिसिपेट कर सकेगा, मगर अवामी लीग है, लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है या सेकुलरिस्ट, ये किसी को भी ये चुनाव की लड़ने की परमिशन है नहीं। बिल्कुल ही पाकिस्तानी आईएसआई ने जैसे इमरान खान की पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि तुम्हारे जो इलेक्टोरल सिंबल है ये इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, इंडिपेंडेंट करे हो जाओ। सो अवामी लीग को भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी अवामी लीग के नाम पे इलेक्शन नहीं होगा, और तुम्हारा जो सिंबल है नाउ वोट ये भी नहीं चलेगा, तुम इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ। बिल्कुल ये आईएसआई पाकिस्तान की जो प्ले बुक थे वही अभी अप्लाई कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि फरवरी के 12 तारीख के चुनाव तो होने वाला है नहीं, अगर होता भी था तो इस चुनाव में वो जो मैंने कहा कि जनमत संग्रह रेफरेंडम वो करके यूनुस तख्ते पे परमानेंटली बैठ जाते। दूसरी जो चीज़ है मोहित भाई, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि देखिए पाकिस्तानी आईएसआई ने 54 साल के बाद, 54 साल के बाद बांग्लादेश को फिर कब्जा करने की एक मौका उनको मिला। और यूनुस जितने दिन तख्ते पे गए, क्योंकि यूनुस उनकी कठपुतली है, तो वो तख्ते पे यूनुस जितने दिन है उतने दिन बांग्लादेश आईएसआई के कब्जे में है। अभी आईएसआई की जो मंशा है कि रेफरेंडम कर देना, इसके साथ ऐसी एक हालत पैदा करना जहां अवामी लीग के सिवा चुनाव हो और जमात इस्लामी तख्ते पे आ जाए। चलिए अगर ऐसे हम लोग कहते हैं कि चलो बीएनपी आ जाएगा, तो बीएनपी कौन सा पार्टी है? 2005 में यही बीएनपी भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उस वहाँ जो एक आतंकवादी संगठन थे उल्फा, उसको 10 लाख हथियार भेज रहे थे। बराबर ही बीएनपी भारत के खिलाफ रहा। और आप जानते हैं कि पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद बीएनपी के लीडर बहुत दफ़ा कहा कि भारत को दखल करना है, भारत को ये करना है, भारत को वो करना है। सो भारत विरोधी जो पार्टी जमात इस्लामी, बीएनपी और बाकी सारे इस्लामिक जिहादी पार्टी है, ऐसे ही हिफाजत इस्लाम भी है, और नाम नहीं लेके अंसार अल इस्लाम ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो बांग्लादेश को एक बिल्कुल ही पाकिस्तान की तरह जिहादी मुल्क बनाने की जो फाइनल चैप्टर आईएसआई की
वो फाइनल चैप्टर की पार्ट है ये 12 फरवरी की चुनाव। इलेक्शन का रिजल्ट किस तरफ जाएगा? मतलब पूरा अगर इलेक्शन होते हैं सही, मतलब वो यूनिट इलेक्शन करवाते हैं और इलेक्शन होते हैं, तो चांसेस किसके ज़्यादा हैं? जिहादियों के जीतने के, बीएनपी के जीतने के, अवामी लीग जैसे आपने कहा कि इंडिपेंडेंट लड़ेगी, तो इंडिपेंडेंट्स के ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। देखिए, यूनुस ने जो इलेक्शन करने की जो घोषणा दी, ये बिल्कुल ही एक इंजीनियर्ड इलेक्शन होगा। नहीं तो बांग्लादेश के वोट बैंक में बीएनपी का है 45%, 40 to 45%, अवामी लीग का है 40 to 45%, जमात इस्लामी का है 6 to 7%, और बाकी सारे पार्टीज की 2-3%। अभी बीएनपी ने जो ये पिछले साल की तख्ता पलट के बाद पूरे देश में जो हंगामा मचाए हैं, एक्सटोर्शन, जमीन दखल और फॉल्स केसेस अवामी लीग के खिलाफ दिया। अभी पिछले हफ्ते की एक जो सर्वे हुआ, इसमें दिखाई दी कि अवामी लीग की पॉपुलरिटी अभी 56% हो गई। सो अगर असली तरीके की चुनाव होते या होगा, नहीं होगा, अगर होते तो या अवामी लीग के लोग अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो जाए तो उनको मेजोरिटी मिल जाएगा। मगर मेजोरिटी मिलने के बाद जैसे आईएसआई ने पाकिस्तान में किया कि इमरान खान की पार्टी को रोक दी, पीटीआई को, उसी तरीके के वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अवामी लीग, इसको रोक देगा। अभी नतीजा क्या होगा चुनाव का? सिवाय अवामी लीग, चुनाव का नतीजा है आप चोर या डाकू की बीच में आपको सिलेक्ट करना है। को चोर है बीएनपी, डाकू है जमात इस्लामी। दोनों ही भारत की दुश्मन और दोनों ही उग्रवादी संगठन है इस्लामिक। सो ये बांग्लादेश को एक बर्बादी की तरफ ले जाने की मैं जो कह रहा हूँ कि ये आईएसआई की फाइनल चैप्टर है। अगर वो कामयाब होता है 12 फरवरी को चुनाव में, तो बांग्लादेश के लिए बहुत बदकिस्मती होगा। दादा, अगर ये यूनुस जो डॉक्टर यूनुस है, उनको ये पता चलता है कि भाई वहाँ की जनता का रुख अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी की तरफ है, तो कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर अपना चीजें करवाएंगे ना, वो तो उनकी पूरी ताकत उन्हीं की है वहां पर सारी। पूरे देश में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यूनुस ने और जमात इस्लामी ने मिलजुल के जमाती लोगों को बैठाया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी जमाती और बीएनपी, इलेक्शन कमीशन में भी ऐसी हालत। सो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सजा लिया, ऐसे सेटअप किया है कि सब इस्लामिस्ट है, उग्रवादी है, उग्रपंथी है। सो इस इलेक्शन में आप क्या रिजल्ट की सोच करते हैं या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये इलेक्शन होने वाला नाटक होगा? जैसे आप जानते हैं कि यूनुस बहुत बड़ी तरीके की एक लेवल की एक नाटकबाज है। सो ये एक नाटक करेगा। मगर अच्छी जो बात है कि अभी भारत के साथ फिर से अमेरिका का रिश्ता ठीक हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी अभी नजर दे रहे बांग्लादेश के ऊपर। इस महीने ही अमेरिका से एक स्टेट डिपार्टमेंट के जो पावरफुल ऑफिशियल है, पॉल कपूर जो डोनाल्ड लू को रिप्लेस किया, और पॉल कपूर दिल्ली में जन्माए हैं, जन्म से भारतीय हैं पॉल कपूर, और ये पाकिस्तान को बहुत नफरत करते हैं और जिहादियों की भी बहुत नफरत करते हैं, आतंकवादियों को भी नफरत करते हैं पॉल कपूर। अभी पॉल कपूर आता है बांग्लादेश में, ज़रूर वो ऐसा एक चुनाव की ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे जहां जिहादी और आतंकवादी मिलजुल के एक चुनाव नाम की नाटक करेगा, करके बांग्लादेश को और भी बर्बादी की तरह ले जाएगा।
दादा अगर जमात को देखें और बीएनपी को देखें, अगर चुनाव के नतीजे आते हैं और उसमें देखा जाए कि अवामी लीग के जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे, जो भी इंडिपेंडेंट्स हो, वो ज़्यादा जीतते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं यूनुस कि उनको हटाया जाए और खुद की सत्ता बनाई जाए? मतलब अगर जी वो इन्हें पता चलता है कि भाई इंडिपेंडेंस ज़्यादा जीत रहे हैं, तो ऐसे क्या प्रावधान, ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं कि इंडिपेंडेंट्स को मतलब बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ किया जाए, खत्म किया जाए और खुद के ही लोग रहें? देखिए, इलेक्शन के दिन दोपहर की 12 तक ये लोग असेसमेंट करेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है, और उसी के बाद ये देखेंगे आप वोट ट्रेकिंग शुरू हो जाएगा, बैलेट स्टफिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि वोट जो पोलिंग बूथ में इलेक्शन कमीशन सर जगह पे जमाती लोग या बीएनपी के लोग, सो इस तरह की हालत में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। सो इलेक्शन क्या, इलेक्शन वो जो यूनुस ने नहीं, जो पाकिस्तान आईएसआई ने डिसाइड किया वही होगा। और पाकिस्तानी आईएसआई तो थोड़ा ही अवामी लीग या अवामी लीग के सपोर्टर इंडिपेंडेंट भी हो उनको तो थोड़ा ही जीतने देगा। सो ये इलेक्शन नाम के एक नाटक होने की कोशिश है, मगर मैं जैसे कह रहा हूँ आज तो दिसंबर की 12 तारीख, अभी हाथ में 2 महीने 2 महीने है। हैं अभी। सो इस 2 महीने में बहुत कुछ होगा होता है, और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी की हालत बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है, बैंक करप्ट होने वाला है इकोनॉमी के लिए बांग्लादेश, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब हमारे को लगता है कि यूनुस एक डिस्टेबलाइज सिचुएशन पैदा करके बांग्लादेश में सत्ता में रहना चाहते हैं। सत्ता में रहना चाहते, नहीं तो अगर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा उसके, तो ये देश छोड़ के भाग जाएगा। सर ये जो इलेक्शंस अभी हो रहे हैं, इसमें दबाव ज़्यादा किसका है? जनता का दबाव है, पॉलिटिकल पार्टीज का दबाव है, या सेना का दबाव ज़्यादा है कि आप समय पे इलेक्शन करवाइए? हर मुल्क की इलेक्शन पे, हर मुल्क में जनता का प्रभाव ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पॉलिटिकल पार्टी तो जनता पॉलिटिकल पार्टी को पावरफुल बनाता है, और आर्मी जो है, आर्मी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। सो जनता क्या मांगते हैं, बांग्लादेश की जनता की बात मैं कर रहा हूँ कि इकोनॉमी की हालत इतने बुरा है कि गरीब लोगों को दिन में 2 दफ़ा खाना जुगाड़ करने में ही मुश्किल है। इस हालत में लोग क्या मांगते हैं, लोग रहा मांगते हैं, मुक्ति की कोशिश में है यूनुस से। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में 2024 तक जो डेवलपमेंट हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, शेख हसीना जी ने किया। बांग्लादेश की इकोनॉमी जो अपलिफ्ट हो गई, हसीना जी ने किया। अब जानते हैं कि बांग्लादेश के गारमेंट्स की जो कॉटन आते थे भारत से, अब यूनुस ने भारत से नहीं खरीद करके ये कॉटन ब्राज़ील से खरीद रहे हैं, 12,000 किलोमीटर दूर से। नतीजा में ब्राज़ील को बहुत मुनाफा मिल रहा है। ब्राज़ील अभी कॉटन एक्सपोर्टर में 1 या 2 नंबर में आके वर्ल्ड में, मगर हमारे जो गारमेंट प्रोडक्ट है ये कीमती हो गई, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, गारमेंट फैक्ट्री बंद हो जाएगा। मैं पहले आपके शो में भी कहा कि भारत के साथ अच्छी रिश्ता रखने के सिवा बांग्लादेश की इकोनॉमी की अर्थनीति की प्रसार बिल्कुल ही नामुमकिन है। भारत बांग्लादेश को अगर मदद करता है, किया है 2024 तक, और बांग्लादेश कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ के। ऐसे हमारा जीडीपी भारत से भी ज़्यादा हो गया था, फिर भी भारत खुश थे। भारत चाहते हैं बांग्लादेश की प्रॉस्पेरिटी हो, प्रोग्रेस हो, प्रसार हो, क्योंकि भारत बांग्लादेश को जब आज़ादी की जंग हम लोगों ने लड़ा 1971 में, तो भारतीय तो हज़ारों सेना बांग्लादेश के लिए उनकी जान दी।
آپ جانتے ہیں. سو جس ملک کو جان دے کے مدد دے کے بھارت نے پیدا کیا یا پیدا کرنے میں مدد کیا, وہ تو ان کے لیے بچے جیسا ہے. سو بنگلہ دیش کی پریشر میں پورے بھارت واسی خوش ہوتا ہے, بھارت کی ہر پولیٹیکل پارٹی خوش ہوتا ہے, بنگلہ دیش کی بھلائی میں بھارت واسی خوش ہوتا ہے کہ بھارت واسی چاہتے ہیں بنگلہ دیش کی بھلائی ہو, مگر پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہیں بنگلہ دیش کی تباہی, بربادی. یہی فرق ہے. ابھی لوگ سمجھ گئے. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کی جو 18 کروڑ عام جنتا ہیں, بنگالی ہے, وہ بالکل ہی پسند نہیں کرتے پاکستان کو. اگر آپ کہیں گے کہ بنگلہ دیش کی سڑکوں میں آ کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کے فیور, کتنے لوگ ہیں یہاں؟ 10,000, 20,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 18 کروڑ بنگالی. سو بنگلہ دیش کی جنتا کے ساتھ بھارت کی کوئی دشمنی کبھی بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش بھارت کی, بنگالی بھارت کی سدا متر ہے اور رہے گا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان ہمارے ایک ماتر دشمن ہے جو ہماری بربادی, تباہی کی کوشش کرتے ہیں اور مانگتے بھی ہیں. سو یہ الیکشن میں جب بھی ہوگا اس میں عوامی لیگ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. پارٹیسپیٹ کرنا ضروری نہیں, صرف یہ کرنا پڑے گا جو بھی الیکشن مانگتے ہیں. چلیے حسینہ جی اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کہ ان کو پر سزا ہے, نو پرابلم, مگر عوامی لیگ تو کوئی قصور ہے نہیں. عوامی لیگ کی پارٹی, عوامی لیگ کے خلاف کوئی مقدمہ ہوا ہے یا عوامی لیگ کو کوئی مقدمہ میں دوشی ثابت کیا نہیں کیا. عوامی لیگ, پی این پی, جماعت اسلامی, میں کہتا ہوں بنگلہ دیش کی جتنے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے سب کو چناؤ میں پارٹیسپیٹ کرنے کی جو راستہ ہے یہ تیار کرنا پڑے گا. تبھی بنگالی چنے گا کہ اس کو ووٹ دیتے ہیں. اگر بنگالی پھر سے حسینہ جی کی پارٹی کو چنتا ہے, سو باہر کے لوگ پاکستانی آئیزائی کے لیے یا امریکی ڈیپ اسٹیٹ کی, یا کون ہوتا ہے؟ ہماری سرکار تو ہم چنیں گے. جیسے بھارت میں جب چناؤ ہوتا ہے آپ سب چنتے ہیں آپ کی سرکار, ہماری سرکار ہم چنیں گے. ہم کو تو کوئی مجبور کر کے بند رکھ کے گھر میں آپ ایک الیکشن کی ناٹک کرتے ہوں, اس کے نتیجہ اچھا نہیں ہے بنگلہ دیش کو. یہ لوگ یہ بنگلہ دیش کو ایک سول وار کی طرح لے جا رہے ہیں. دادا ایک تھا میرا سوال, جو نصیر الدین ہے چیف الیکشن کمشنر ہیں جو آپ کے, ان کا تھوڑا ایک بار بیک گراؤنڈ بتائیے. ان کو مطلب کہاں سے آئے ہیں, کون ہے وہ, اور کس طرف ان کا جھکاؤ ہے, کیا ہے, مطلب کہیں یونس کے بٹھائے ہوئے ہیں یا بالکل وہ پکش پاتی نہیں ہے, بالکل نیوٹرل ہیں, کس طریقے کے ویکتتو ہیں ان کا؟ دیکھیے یہ الیکشن کمیشن کہیے یا پولیس ایڈمنسٹریشن کہیے یا سول ایڈمنسٹریشن کہیے, ساری کی ساری جگہوں پہ جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہیں. یا تو جماعت اسلامی کی, نہیں تو پی این پی کے. ابھی جماعت کی زیادہ ہے. سو الیکشن کمیشنر, چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی, اے ایم ایم نصیر الدین, ان کی جو باڈی لینگویج آپ دیکھتے ہیں, سو اس کے آنکھ میں آپ آنکھ رکھ کے دیکھیں گے کہ ان کے آنکھ میں عوامی لیگ کے لیے ایک غصہ ہے, ہنسا ہے. یہ عوامی لیگ کو بالکل ہی پسند نہیں کر رہے. سو ایک چیف الیکشن کمیشنر کو ایسے ہونا نہیں چاہیے. ان کے باڈی لینگویج ایسے ہے جیسے کہ وہ عوامی لیگ کے لیے ویلن ہے. سو میں اتنا تک بتا دی کہ اگر یہ باڈی لینگویج ایسا ہے, سو ان کے ایفیلیشن کہاں ہے. اور بنگلہ دیش کی امپورٹنٹ ایڈمنسٹریشن میں سب جگہ پہ, جوڈیشری میں بھی جماعت کے لوگ ہیں. بنگلہ دیش ابھی پاکستانی آئیزائی کے قبضے میں ہے. میں نے پہلے آپ کو بھی بتایا کہ ہم لوگوں کو ہوسٹیج کر دی پاکستانی نے, 18 کروڑ بنگالی کو ہوسٹیج کر دی. اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے
पाकिस्तान की इशारे पे, और यहाँ पाकिस्तान की जो कठपुतलियाँ बैठे हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं और भी कठपुतली हैं, इसके लिए कठपुतलियाँ कह रहा हूँ मैं, ये लोग पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है ISI की, उसको सिर्फ तामील कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। दादा ये जो हमारे जो आपके बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं वकारुज्जमान, क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं देता? वो कुछ अपनी तरफ से कुछ कहते नहीं, अपनी तरफ से कुछ करते नहीं, मतलब वो किस चीज़ से बंधे हुए हैं? जब उन्हें दिख रहा है कि भाई ISI घुस रहा है, सारा कुछ एंटी बांग्लादेशी चीज़ें हो रही हैं और भारत के खिलाफ पूरा मतलब एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, तो वो क्यों चुप है? उन्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा कि इलेक्शन भी फेयर होंगे कि नहीं होंगे? सेना की अधिकारी जो भी होता है, उनको सैनिक होना जरूरी होता है, मगर सेना की अधिकारी अगर पॉलिटिशियन जैसे बिहेव करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। अनफॉर्चुनेटली ये वकारुज्जमान साहब की जो बात किस जो भी वो कहते हैं और उसके साथ उनके एक्शंस का कोई मील है नहीं। हमारे को लगता है कि वो डर गए हैं, नहीं तो वो प्रेशर में है, नहीं तो वो समझ नहीं रहा है क्या करना है। उनके अंदर की जो सैनिक है, सोल्जर है, वो सो गए हैं। हमारे को ऐसा ही लगता है। दादा मैं ये जानना चाहता था कि जैसे वकारुज्जमान साहब हैं, अगर वकारुज्जमान साहब कोई आर्मी चीफ आपके कोई एक्शन लेते हैं, तो कितना चांसेस है कि उन्हीं का coup हो जाएगा, उन्हीं का तख्ता पलट कर दिया जाएगा ISI और पाकिस्तान मिलके? ऐसे कुछ चांसेस हैं या इस तरीके की कोई मतलब संभावना है, इसलिए वो चुप बांग, है? बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश आर्मी देश प्रेमी आर्मी है, नेशनलिस्ट। मैं आपको ऐसे दूसरी एक तरीके से बताता हूँ कि घर में डाकू आ गई और घर की जो बुजुर्ग है, हेड ऑफ द फैमिली, वो कुछ करने के लिए राजी है नहीं, तो डाकू घुस जाएगा अभी। तो क्या होता है कि घर की बाकी सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, यंगर्स, वो आगे आगे आते हैं, सामने आते हैं, लाठी हाथ में लेते हैं, हथियार भी ले लेते हैं और ये डाकू को हटाते भगाते हैं, हैं। भगाते हैं। तो इलेक्शन जब होने वाले हैं तो इसमें कितने चांसेस हैं कि अवामी लीग जीत पाएगी? मतलब जनता जिस तरह से सपोर्ट दिखा रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि जनता का पूरा सपोर्ट है, जनता जागरूक है, जनता समझ चुकी है कौन बांग्लादेश के हित में है, कौन अहित चाहता है। तो जनता क्या अपना सपोर्ट अवामी लीग को दिखाएगी? और अगर उस तरह से चुनाव नहीं आते तो क्या जनता का ऐसा मूड है कि सड़कों पे आके कुछ यूनुस के खिलाफ कुछ करेंगी जनता, विरोध प्रदर्शन टाइप? अब तो जनता को ऐसे कोई हक नहीं दे रहे है चुनने की, इंडिपेंडेंट की। आप एक ड्रामा बना रहे चुनाव के नाम में, और जनता तो अभी गुस्से में है कि मैंने जैसे कहा कि गरीबों को 2 दफ़ा दिन में 2 दफ़ा खाना जुगाड़ करना ही मुश्किल होगी। वही गरीब जिनको आसानी से हसीना जी के ज़माने में 3 दफ़ा खाना मिल रहा था, 60 लाख 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। पिछले 16 महीने में एक भी नई फैक्ट्री नहीं हुआ बांग्लादेश में, एक भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, $1 भी नहीं आया। लोग तो समझ रहे हैं कि उसने क्या गलती की। अभी सड़कों में लोग पब्लिकली कह रहे हैं कि हसीना जी को चाहिए, क्योंकि अपने की भलाई सब समझते हैं। चलो पिछले साल जब जिहादी तख्ता पलट लोगों को भड़काया, गलत समझाया कि यूनुस जैसे एक नोबेल विजेता आएगा तो बांग्लादेश को सिंगापुर बना देगा, स्विट्जरलैंड बना देगा। यूनुस ने भी कहा, अभी बांग्लादेश को क्या बना दी उसने, सीरिया बना दी या इराक बना दिया। तो लोग समझ रहे हैं कि ये फ्रॉड, धोखेबाज और कोई और मुल्क की, पाकिस्तान की या अमेरिकी डीप स्टेट की, और दोनों की एक गुलाम है।
नौकर है, कठपुतली ही नहीं, नौकर है। सो इसको देख के बांग्लादेश की बर्बादी होने वाला है, हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना बांग्लादेश के लिए अच्छाई होता है, प्रसार होता है, खुशहाली होते हैं। और पाकिस्तान हमारे बर्बादी मानते हैं, बांग्लादेश को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करता है। और यूनुस जो पाकिस्तानी आईएसआई के गुलाम है, नौकर है, वो भी बांग्लादेश को एक कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे, जो लोग समझ गए। अभी आम जो होता है पब्लिक, ये क्या करने वाला है कोई नहीं जानेगा। मगर अगर आप को एक छोटा सा एग्जाम्पल दो मोहित भाई, कि अभी बांग्लादेश की हालत हो गई, जो वोल्कानो होता है, आग्नेयगिरी वोल्कानो, किसी के वक्त पे ये अच्छा। फटता है, और जब फटेगा तो कौन कहाँ जाएगा, किसकी हालत क्या होगा पता नहीं है। मगर यूनुस के लिए दिन इतने अच्छे आने वाला है नहीं। अच्छा दादा, अभी एक खबर चली थी और हमने भी उसको रिपोर्ट किया था कि जो यूनुस हैं उनका जो बैंकिंग ग्रामीण मॉडल था वो पूरा एक यूनिवर्सिटी का चुराया हुआ था। जनता इससे कितनी कन्विंस है कि भाई ये जो मॉडल है यूनुस ने चुराया है? यूनुस छोटी उम्र से ही एक चोर है, फ्रॉड है। जब ये क्लास 4-5 में पढ़ता था तो लोग जो अखबारों की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते और उनको 1 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता, यूनुस वही नाम कलेक्ट करके वो अखबार के ऑफिस में चले जाते, कहते मैं वो बंदा हूँ, और हमारा एड्रेस चेंज हो गया। छोटी उम्र से इसने चोरी सीखा है, जो फ्रॉड कैसे करना है सीखा है। और सिर्फ ये ग्रामीण मॉडल नहीं, देखिए यूनुस ने 2007 साल में जब नोबेल प्राइज रिसीव किया, सो खुलेआम उसने ऐलान कर दी कि 12 साल में वो गरीबी को जादूगर भेजेगा। 2007 में, सो 2019 में तो चले गए 12 साल, गरीबी जादूगर गया है? नहीं गया। 2006 तक नोबेल प्राइज मिलने के वक्त तक वो दुनिया को एक कहानी सुना रहे थे कि सूफिया बेगम नाम की एक औरत उससे 20 टका माइक्रो क्रेडिट लिया, और ये एकदम धनवान बन गई, उनकी बिल्डिंग्स हो गई, और बिल्डिंग्स की तस्वीर भी दिखा रही थी दुनिया, सबकी दुनिया की वीआईपी को। जब इसको नोबेल प्राइज मिला, हमारे न्यूज़पेपर की तरफ से हम लोगों ने रिपोर्टर भेजा वही गांव में सूफिया बेगम की इंटरव्यू के लिए। जाके देखा कि सूफिया बेगम बहुत साल पहले ही मर गई, कोई उनका ट्रीटमेंट नहीं मिला, गरीबी में मर गई। और उनके 2 बेटियां, एक ब्रोकन हार्ट जो होता है उसमें रहता है, और जो बिल्डिंग यूनुस ने दिखा रहा था दुनिया को सूफिया बेगम की, वो बिल्डिंग की मालिक है जेबल हुसैन, एक बांग्लादेशी जो दुबई में रहता है। सो इस तरीके की फ्रॉड यूनुस है। और जब हम लोगों ने ये एक्सपोज कर दी ये कहानी, तब यूनुस ने क्या किया, यूनुस ने वो सूफिया बेगम की जो पब्लिसिटी वो बंद कर दी। सो यूनुस की जो एकदम पैदाशी धोखेबाजी में फ्रॉड है, मैंने कहा धोखेबाज है, फ्रॉड है, जी। बहुत ही नीची लेवल की चोर भी है। सो ये क्या किया, जब प्रोजेक्ट चोरी की, और चोरी ही इसका एक काम है। और अभी आपसे ख़त्म करने से पहले मैं एक बात आपसे इजाज़त लेके बताना चाहता हूँ कि जी, जी, ज़रूर। पिछले हफ्ते यूनुस ने ये जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट की 2 बेटी को बुला के लाए, हाँ, आई थिंक हाँ। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि अजरबैजान का प्रेसिडेंट जो है ये चैंपियन करप्ट है। और ये जो 2 लड़कियां हैं, उनकी बेटी हैं, दोनों ही मनी लॉन्डरर है, टॉप मनी लॉन्डरर।
ان کے خلاف مالی لانڈرنگ کی الزام دنیا کے ہر دیش میں ہے. سو یونس نے یہ 2 لڑکی کو لے آ کے وہی کتاب پریزنٹ کی جس کتاب کے کور پہ وہ بھارت کی گریٹر بنگلہ دیش 7 سسٹرز کو جوڑ کے جو بنایا گیا. جی. سو آپ نے شاید دیکھا ہے کہ ہمارے نیوز پیپر میں ہم لوگوں نے رپورٹ پبلش کی میں اور نے دیکھا یہ جو تھا. اور یہ دو لڑکی کی جو پورے ڈیٹیلز پبلش کر دی. سو یہ کیوں لایا یونس نے؟ مانی لانڈرر کو کیا کرے گا؟ بنگلہ دیش میں جو چوری کیا ہے پچھلے 16 مہینے میں اسٹاک مارکیٹ سے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے، یہاں سے وہاں سے، کیونکہ یونس کے ایک ایڈوائزر کے خلاف 100 کروڑ ٹاکا کی کرپشن چارجز ہے. سو اگر ایک ایڈوائزر کے خلاف 100 کروڑ کا کرپشن چارج ہے، یونس تو علی بابا ہے اور اس کے ساتھ 40 چور. ابھی علی بابا نے کتنا پیسہ کمایا آپ سوچ لیجئے، اور یونس ابھی اس کے کوئی شرم بھی نہیں ہے، اوپنلی کر رہا ہے. 2 لڑکی کو لے آیا مانی لانڈر جی، ان کی تصویر بھی پبلش کر دی. سو یونس کی اندر میں جو انسان کے اندر میں ایک شرم لاز کہہ کے ایک بات ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بنگلہ دیش پھنس گئی ایک علی بابا اور اس کے ساتھ 40 چور، اور 40 چور کے 40 چور ہی فورن نیشنل سے بنگلہ دیشی ہے. دادا ایک لاسٹ پرشن پوچھوں گا، علی بابا چناؤ لڑیں گے؟ کون؟ یونس. نہیں، یونس اگر چناؤ لڑتا ہے تب تو آپ دیکھیں گے کہ یونس کی جو پاپولیرٹی ہے 0.02%. میں نے پہلے بتایا اگر یونس ہمارے خلاف بھی چناؤ لڑتا ہے تو بھی نہیں وہ جیت پائیں گے. اس کا ضمانت چلا جائے گا. یونس از دا موسٹ ہیٹڈ پرسن ان دس کنٹری. اور میں ختم کرتے کرتے ایک بات بتاتا ہوں. ایک ہندی فلم میں ڈائلاگ تھے جی کہ بھگوان تیرا بھالا کرے مگر کرے گا نہیں. وہی ڈائلاگ ابھی میں یونس کے لیے کہتا ہوں کہ بھگوان اس کا بھالا کرے مگر کرے گا نہیں. تھینک یو سو مچ دادا، اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. آج پھر دوبارہ نیوز 18 درشکوں کے لیے اسی طرح آپ جڑتے رہیے اور بنگلہ دیش کے جو کرنٹ افیئرس ہے ساری چیزیں آپ ہمیں بتاتے رہیے دادا. تھینک یو سو مچ. محیط بھائی، ختم کرنے سے پہلے آپ کو اور یہ نیٹ ورک 18 بھارت کی سب سے بڑی اتنی بڑا پلیٹ فارم میں آپ جی مجھے دادا. بلا رہے ہیں، آپ کرپا کر کے ہمیں بلا رہے، موقع دے رہے. یہ نیٹ ورک 18 کی جتنے لاکھوں کروڑ درشکوں کو میرے طرف سے نمسکار، اور جو بزرگ دیکھ رہے ان کو پرنام. اور تھینک یو سو مچ بنگلہ دادا. دیش کو آپ جیسے ساتھ دے رہے، اس کے لیے ہم لوگ آپ کے پاس اور نیٹ ورک 18 کے پاس بہت گریٹفل ہوں. تھینک یو سو مچ دادا. تھینک یو سو مچ دادا.